मैं हूं रिजवान अहमद और उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी एक सीरीज़ है ग्रामर के ऊपर, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस की तरफ ग्रेजुअली जाएंगे, उसको आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अब तक हम जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कम्बिनेशन मिस्टेक्स और साथ में लेक्चर नंबर 5 का जो सी पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस और उसके स्ट्रक्चर के हवाले से अब हम जो है वो अपने डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर जो पार्ट हमारा सी है लेक्चर 5, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि सेंटेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, सेंटेंसेस के अंदर क्या क्या चीजें नॉर्मली हमें मिलती हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चन रेज किए कि किन चीजों के बगैर हम सेंटेंस अपना प्रॉपर बना सकते हैं और किसके बगैर हमारा सेंटेंस जो है वो कभी भी नहीं बन पाता। और फिर हमने देखा प्रीवियस अपने लेक्चर के अंदर कि किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, चाहे वो 2 वर्ड्स का हो चाहे वो 200 वर्ड्स का हो, लेकिन उसके पार्ट्स के हवाले से हम उसको कैसे जो है वो डिमार्केट कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक हमारे पास टर्म यूज होती है बार बार, जिसे हम कहते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होती है, और एक हमारे पास टर्म यूज होती है क्लॉज, वो क्या होती है। आगे हम उसकी क्लॉज की जो है वो कुछ टाइप भी देखेंगे और देखेंगे कि सेंटेंसेस के अंदर इनका क्या किरदार होगा। तो चलिए जी सबसे पहले शुरू करते हैं कि फ्रेज फ्रेज की डेफिनेशन क्या है। फ्रेज की सिंपल डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes incomplete sense. It is a part of a bigger sentence. याद रखें कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज की डेफिनेशन है कि ये अल्फाजों का ऐसा मजमुआ है जो कि अपना मफहूम मुकम्मल तौर पर नहीं बता सकता। तो ये होता क्या है, ये याद रखें कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक हम सेंटेंस लिखते हैं, उस सेंटेंस के अंदर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, लेकिन उसके अंदर सर्टेन वर्ड्स ऐसे होंगे कि जिनको अगर उस सेंटेंस से हम निकालकर बाहर अलग लिख दें तो उन वर्ड्स का आपस में कोई भी मतलब वो नहीं बन पाएगा, वो हमें समझा नहीं पाएंगे कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसा कि मैं कहूँ एट 5 o'clock, 5 बजे। अब जब हमने ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, डिफरेंट अल्फाज हैं, उनको हमने इकट्ठा लिखा, लेकिन अगर हमने सिर्फ ये लिखा हो 5 बजे, हमें क्या पता 5 बजे क्या है। हो सकता है मैं कहूँ एट 5 o'clock द ट्रेन reached the station. हो सकता है मैं कहूँ at 5 o'clock I went out. हो सकता है मैं कहूँ at 5 o'clock the patient died. हो सकता है मैं कहूँ at 5 o'clock the lecture started. अब आप देख रहे हैं कि ये जो अल्फाजों का मजमुआ है, it cannot stand on its own to convey a complete meaning. It is a part of a sentence. लेकिन अगर उस सेंटेंस में से इन अल्फाजों को हम बाहर निकाल दें तो ये अपनी कंप्लीट सेंस कभी भी कन्वे नहीं कर पाएंगे। फ्रेज क्या होती है, ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन जो है वो आती है। अब ये फ्रेजेस की आप दो बड़ी टाइप्स को समझ लें टाइप्स के हवाले से कि ये जुमले के अंदर कहां लिखी जा सकती है। अभी इसके ऊपर हम डिटेल आगे भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन यहां इस लेक्चर के अंदर आपको समझना है कि फ्रेजेस जो हैं वो जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल की जा सकती हैं और जुमले के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल की जाती हैं। एग्जांपल देखें, यहां पर मैं कहूं opening my presents, अब देखिए अपने तहाइफ को खोलना। अच्छा जी, क्या अगर सिर्फ इतना लिखा हो हमें समझ नहीं आएगी कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है मैं कहूं opening my presents was an exciting adventure। देख रहे हैं, अब मैं हो सकता है कहूं opening my presents was a cumbersome
एडवेंचर, बड़ा थका देता है। ओपनिंग माय प्रेजेंस वाज ए बोरिंग एडवेंचर, बड़ा बोरिंग। आप देख रहे हैं हमारा सेंटेंस के मीनिंग्स कैसे चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये अपनी जगह पर खड़ी, इसका अलग से कोई मतलब नहीं। असल बात हो रही है इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर ये जुमले के अंदर जो है वो क्योंकि पहले इस्तेमाल की गई है, जुमले के अंदर इट स्टैंड्स एज अ सब्जेक्ट। तो अगर ऐसी कोई फ्रेज जुमले के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारी सब्जेक्टिव फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, अब आप देख लिया कि अगर हमारे पास सिर्फ ये अल्फाजों का मजमूआ हो तो इसका तो फिर अपना कोई मतलब नहीं बन सकता। इसी तरह देखिए, मैं कहूं द चिल्ड्रन were playing under the tree, या फिर मैं कहूं the children were playing in the street, the children were playing on the roof, the children were playing in the room। अब ये देखें कि ये जो हमने डिफरेंट यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, इनका कोई मतलब नहीं। असल एक्शन क्या हो रहा है? बच्चों के खेलने का। तो अगर इनको हम जुमले से काट कर अलहदा लिख दें तो ये अपना मीनिंग कभी भी कन्वे नहीं कर पाएंगे। अब इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन, और ये एक्शन क्या हो रहा है? प्ले। कहां पर हो रहा है? इन सारी जगहों पर, कहीं भी जो भी आप देखें। तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे ऑब्जेक्ट। और चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फ्रेज। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कम से कम दो वर्ड्स, अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता। तो अगर वो मजमुआ जुमले के शुरू में आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारी सब्जेक्टिव फ्रेज है। अगर वो मजमुआ जुमले के एंड पे आ जाए तो वो हमारी क्या है? ऑब्जेक्टिव फ्रेज। अभी देखिए एक और, मैं आपको जैसे अभी हमने पहले एक सेंटेंस लिखा था, at 5 o'clock the train reached the station। अब देखिए इस जुमले के अंदर हमने क्या किया? एट 5 o'clock को हमने जो है वो पहले लिख दिया, हमारे इस सब्जेक्ट के साथ इसको हमने जोड़ा हुआ, ऐसा ही है ना? तो फिर यहां पर ये क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्टिव फ्रेज। इस जुमले को अगर मैं इस तरह लिखूं, द ट्रेन reached the station at 5 o'clock। अब यहां पे at 5 o'clock जो है वो स्टेशन या उसके रीच के साथ पहुंची, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये चूंकि ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी है तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव फ्रेज। क्या होती है? अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जिसका अलग से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो अल्फाज होते हैं सेंटेंस के अंदर ही। वो सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं इसकी हमने 2, 3, 4 एग्जांपल्स कर ली, आपको अब तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा ये फ्रेज क्या होती है। अब आपको पता चल गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेज क्या है तो आपने बता देना कि जी फ्रेज ये होती है, उसकी एग्जांपल्स भी आप करें। तो पूछे सेंटेंस क्या है तो आपको पता चल गया। अब आपने जब लिखना भी है तो आप कोई सेंटेंस लिखें तो उस पे फोकस करें कि इस जुमले के अंदर मैं कहां-कहां फ्रेजेस जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूं। ये आपने प्रैक्टिस करके, ये आपने सेंटेंसेस जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर भेजने हैं। आपने बताना है कि देखें इस सेंटेंस के अंदर ये फ्रेज है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। एक हमारे पास टर्म इस्तेमाल की जाती है, उसे हम कहते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या है? क्लॉज
क्लोज को हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि प्लीज, ये एक टुकड़ा है, इट इज either a sentence or a part of a sentence. क्लॉज एक टुकड़ा है, या तो ये पूरा सेंटेंस होता है या फिर उस सेंटेंस के अंदर एक पार्ट होता है। फिर फ्रेज भी तो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। फ्रेज और क्लॉज के अंदर फर्क क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। ये याद रखिए कि अ क्लॉज always carries a subject and verb or an object and verb। ये याद रखें कि क्लॉज जो है उसके अंदर हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिलेंगे, या ऑब्जेक्ट एंड वर्ब मिलेंगे, या फिर हमें तीनों चीजें मिलेंगी, सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगा, ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। लेकिन इवन आफ्टर दैट उसके जो है वो मीनिंग वो अपना कन्वे नहीं कर पाएगा। और सम टाइम जो है वो कुछ ऐसी क्लॉजेज होती है जो अपना मीनिंग कन्वे भी करते हैं, वो आपको अभी समझाता हूँ कि टाइप्स के हवाले से वो क्या कहलाती है। फ्रेज दूसरी तरफ जो है ये याद रखें कि फ्रेज और क्लॉज के अंदर जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि इट डज नॉट कैरी अ वर्ब इन इट, या हम कहें कि मेन वर्ब इन इट, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ कहते हैं वर्बल फ्रेज है, वो आपको बताऊंगा कि वर्ब फ्रेज क्या होती है। फ्रेज के अंदर जो फंडामेंटल डिफरेंस है क्लॉज के साथ वो ये है कि फ्रेज के अंदर हो सकता है कोई सब्जेक्ट हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो, लेकिन फ्रेज के अंदर कभी भी वर्ब नहीं। जबकि क्लॉज जुमले का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, या उसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा, या फिर उस जुमले के अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और साथ में ऑब्जेक्ट भी होगा। लेकिन फ्रेज के अंदर कभी सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन फ्रेज के अंदर कभी भी वर्ब नहीं हो सकता। समझ आ गई आपको मेरा बेटा? क्लॉज और फ्रेज के अंदर क्या फर्क होता है कि फ्रेज डज नॉट कैरी अ वर्ब। मैं अभी आपको समझा भी देता हूं। टाइप्स के हवाले से जो क्लॉजेस हैं वो दो तरह की होती है, एक इंडिपेंडेंट और दूसरी डिपेंडेंट। दो तरह की हमारे पास क्लॉजेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इसे हम कहते हैं कि वन कंप्लीट सेंटेंस या फिर वन कंप्लीट सिंपल सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा जुमला होता है जो अपना मीनिंग कन्वे कर देता है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और उसके साथ एक वर्ब होगा, सिंपल वन एक्शन, और वो अपनी बात कन्वे करता है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहूं आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। इसमें देखें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है और एक एक्शन है। तो ये क्लॉज के हवाले से क्या है, और ये सिंपल सेंटेंस है, आगे आपको इसकी काइंड भी करवाऊंगा। ये एक एक्शन है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट इज कन्वेइंग अ कंप्लीट मीनिंग। अब मैं अगर कहूं आई प्ले फुटबॉल एंड ही प्लेज हॉकी, फुल स्टॉप। अब ये एक सेंटेंस है, इसको हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है, एंड के साथ। अब ये सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के हवाले से कौन सी टाइप है, ये आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन अगर इन दोनों को हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें और दो अलग सेंटेंसेस लिखें तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, क्योंकि ये दोनों अपना मीनिंग अलग अलग भी कन्वे कर सकते हैं। आई प्ले फुटबॉल फुल स्टॉप, ही प्लेज हॉकी फुल स्टॉप। इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ऐसा जुमला जो अपना मीनिंग कन्वे कर देता है। दूसरी तरफ आ जाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज।
अब देखिए डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट भी हो सकता है, हमारे पास वर्ब भी हो सकता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन इवन आफ्टर दैट ये सारी चीजें होने के बावजूद वो अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाता। व्हाई? बिकॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज है इट इज ऑलवेज connected with a subordinating conjunction, with a subordinating conjunction। डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तीनों चीजें या सब्जेक्ट और वर्ब होगा या ऑब्जेक्ट और वर्ब होगा। लेकिन इसके बावजूद जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो कभी भी अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये हमेशा किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ी होती है। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको समझाता हूं कि देखें। मैं कहूं Before the doctor came, कॉमा, डॉक्टर के आने से पहले। अब देखिए किसने आना है? डॉक्टर, ये सब्जेक्ट है। एक्शन क्या हो रहा है? काम, वर्ब। अब इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, बट इट इज कनेक्टेड विद ए कंजंक्शन। डॉक्टर के आने से पहले, अब हमें क्या पता डॉक्टर के आने से पहले क्या हो? अब even after having a subject and a verb, if it is connected with a conjunction, subordinating conjunction, it cannot make a complete sense. This is a clause, this is not a phrase. It is a clause because it has a verb in it. अब चूंकि ये clause है and it is connected with a subordinating conjunction, it cannot convey a complete sense. समझ आ रहे? तो फिर इसको, इस सेंटेंस के पार्ट को कंप्लीट करने के लिए वी ऑलवेज नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे देखो ना, मैं कहता हूं जी मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो इसका मतलब आप मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा हूं। बच्चा डिपेंडेंट है, अबू जी मुझे ये ले दे, मैंने बैट लेना है, मैंने किट लेनी है, मैंने बुक्स लेनी है, मैंने फी, मेरी पॉकेट मनी। ही इज ऑलवेज डिपेंडेंट। ही नीड्स अ फादर, अ गार्डियन to fulfill his needs, to complete meaning in his life. इसी तरह dependent clause always needs a complete meaning called independent clause। इस बात को समझाने के लिए हमें एक और clause की जरूरत पड़ेगी। Before the doctor came, the patient had died। मरीज मर चुका। अब हमें पता चला कि डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ था। अगर हम इस सेंटेंस को अलहदा लिख दें, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, क्या वो मरीज तो मर गया? कौन मरा? मरीज मर गया। इट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। इट हैज अ सब्जेक्ट, इट हैज अ वर्ब एज वेल, बट इट इज नॉट कनेक्टेड विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड इट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग। इट इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इफ अ क्लॉज इज कनेक्टेड विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इट इज कॉल्ड ए डिपेंडेंट क्लॉज। इसके ऊपर बड़ी डिटेल आगे मैं आपको और लेक्चर भी करवाऊंगा, आप घबराएं नहीं, बहुत सारी और एग्जांपल्स करवाऊंगा, लेकिन उसको देखने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। इस लेक्चर में अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।